हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा रहे, आपका ये नया साल। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ग्रेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी। सो पिछले वीडियो में मैंने यूएसए के बारे में डिस्कस किया था और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में डिस्कस किया था, और उस वीडियो से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो ग्रेट डिप्रेशन था वो था क्या। यू मस्ट हैव नोन अबाउट द वॉल स्ट्रीट क्रैश। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब उसका इम्पैक्ट जब वो यूएसए में हुआ था तो ये सवाल होगा आपके मन में कि उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पर कैसे पड़ा। नाउ लेट्स डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ जर्मनी टू नो कि जर्मनी का क्या रिलेशन था विद द ग्रेट डिप्रेशन। नाउ जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो उसके बाद आपको उसके रिजल्ट्स पता हैं कि एंड में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जर्मनी में रिपब्लिकन गवर्नमेंट केम इनटू पावर। अब वहाँ पर इन जर्मनी जर्मन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद रिपब्लिकन गवर्नमेंट की थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी एंड दे केम इनटू पावर। अब नेशनल असेंबली मीट हुई वीमर में। रिपब्लिकन गवर्नमेंट को वीमर रिपब्लिक क्यों कहते हैं? नेशनल असेंबली मीट हुई वीमर में, और वीमर बिकॉज बर्लिन वॉज नॉट इन द सिचुएशन, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था। भले बर्लिन कैपिटल हो, इसलिए वहाँ पर मीट नहीं हुई, वीमर में हुई। एंड वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आया वीमर रिपब्लिक का नाम। नाउ ये जो गवर्नमेंट थी ये 1933 तक पावर में रही, आफ्टर विच इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हिटलर। अब ये इस गवर्नमेंट का क्या था, कैसी पॉपुलैरिटी थी अमंग द जर्मन्स? सो ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर थी और अनस्टेबल थी। जर्मन्स जो थे वो इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए बिकॉज वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को एक्सेप्ट कर लिया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। जर्मनी को अपनी टेरिटरी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। इस वजह से अब रिपब्लिक ने ये ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया था, इस ट्रीटी के टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया था। इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी ये ट्रीटी जर्मनी के लिए। सो द जर्मन पीपल कुड नेवर फॉरगिव इट फॉर दैट रीज़न। और रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी इस गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी फेस करी स्टार्टिंग से ही। क्या थी सिचुएशन जर्मनी की जब रिपब्लिक गवर्नमेंट पावर में आई? सो इट वॉज क्लोज टू बैंकरप्सी। अब आपको पता है कि वॉर का इम्पैक्ट काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा था जर्मनी पर, प्लस ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी थी। वॉर का काफ़ी गहरा इम्पैक्ट सिर्फ जर्मनी पर ही नहीं बाकी कंट्रीज़ पर भी पड़ा था। सबकी इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ख़राब थी। सो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी वॉर के एक्सपेंडिचर्स की वजह से। अब क्या हुआ कि प्लस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग जर्मनी को रिपरेशन पे करना था टू द एलाइज। नॉट ओनली जर्मनी, बाकी सारी सेंट्रल पावर्स को रिपरेशन इंस्टॉलमेंट्स देने थे। अब रिपरेशन इंस्टॉलमेंट्स भरने के चक्कर में और ज़्यादा इकोनॉमी डाउनफॉल में चली गई। एंड और ऐसा हुआ कि रिपरेशंस भी जर्मनी फेल टू पे रिपरेशन टू फ्रांस। अब फ्रांस ने क्या किया, रिपरेशन नहीं दे पाए जर्मनी, तो इसलिए फ्रांस ने रूर को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया।
जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया था, और प्लस जर्मनी की पैसिव रेजिस्टेंस की पॉलिसी भी इकोनॉमी को वीक करने में काफ़ी ज़्यादा सबसीक्वेंट रही, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रही इकोनॉमी को वीक करने में। इन्फ्लेशन क्राइसिस बढ़ती गई, जिसके सबसे ज़्यादा प्राइम विक्टिम्स बने लोअर मिडिल क्लास। अब इसकी वजह से दे बिकेम बिटर टुवर्ड्स द रिपब्लिक। अब लोअर मिडिल क्लास ने कैसे सफ़र किया, तो उनकी पेंशन्स, सेविंग, इंश्योरेंस और इन्फ्लेशन की वजह से सब ख़त्म होती गई। एंड इस ब्लो की वजह से इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, एक टर्म यूज़ किया जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, वो हुआ था। इसमें क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुआ, प्राइस में 50% का इंक्रीज आया कमोडिटीज़ की प्राइस में। इसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास ने सफ़र किया। अब इस ब्लो से वो कभी भी निकल नहीं पाए, दे नेवर गॉट रिकवर्ड फ्रॉम दिस ब्लो, और यही रीज़न था उनकी बिटरनेस का टुवर्ड्स द रिपब्लिक। अब इसी लोअर मिडिल क्लास से ही हिटलर को अपने फॉलोअर्स मिले, अपने सपोर्टर्स मिले फ्रॉम दिस लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि वो रिपब्लिक गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे और हिटलर को सपोर्ट करने लगे। अब इकोनॉमिक सिचुएशन डावेस प्लान की वजह से, बिकॉज जर्मनी की सिचुएशन बाकी कंट्रीज भी जानती थी, तो एलाइड कंट्रीज जो थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ये सब, सो दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प जर्मनी। 1924 में ये डावेस प्लान लेके आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस, एलाइज और जर्मनी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी के लिए थोड़ा इजी बन गया अपने वॉर रेपरेशंस को पे करना। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने, यूएस ने प्रोवाइड किया लोन जर्मनी को। यूएस ने जर्मनी को लोन प्रोवाइड किया, जिससे कि वो अपने वॉर रेपरेशंस को पे कर सके। प्लस पहले ये हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, डावेस प्लान की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ जर्मनी में, और काफ़ी ज़्यादा सम पे किया अमेरिका ने जर्मनी को। एंड इसके बाद डावेस प्लान के बाद एक और प्लान आया, यंग प्लान 1929 में आया, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी को 59 ईयर्स का टाइम मिल गया, दैट इज़ 1988 तक वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अपने रिपरेशंस को पे करते रहे। ये मिल गया टाइम, इतना टाइम मिल गया बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी, इस वजह से जर्मनी को ये टाइम दे दिया गया। अब एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ दीज प्लान्स, जर्मनी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई। धीरे धीरे करके जर्मनी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रिपरेशन के लिए भी अब जर्मनी पर कोई इतना प्रेशर नहीं था कि रिपरेशन पे करना है जल्दी, काफ़ी टाइम मिल गया। बट फिर आता है ग्रेट डिप्रेशन, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने उससे डील करने के लिए अमेरिका ने अपने सारे नए लोन्स को बंद कर दिया, विच इंक्लूडेड डावेस प्लान एंड यंग प्लान। अब अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया, तो जर्मनी के पास भी इकोनॉमिक क्राइसिस, 90% रेपरेशन बाय 1932, 90% रेपरेशन पेमेंट्स बंद कर दिए गए। अब इसकी वजह से जर्मनी में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी। अब वीमर रिपब्लिक के मेजर्स क्या थे इससे डील करने के? वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, सारी सोशल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सारी सोशल सर्विस, सैलरीज और पेंशन्स को रिड्यूस कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो मिलते थे वो रिड्यूस कर दिए। रेपरेशन पेमेंट्स को स्टॉप कर दिया।
मतलब अब फिर से रिपरेशन पेमेंट्स देना बंद कर दिया जर्मनी ने, बिकॉज यूएस ने लोन देना बंद कर दिया, तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इस वजह से रिपरेशन पेमेंट्स देने बंद कर दिए, हाई टैरिफ्स इम्पोज कर दिए, प्लस जो काफ़ी घाटे में जा रही कंपनी थी, अब जो भी कंपनीज लॉस में जा रही थी उसके शेयर्स परचेज कर लिए गवर्नमेंट ने। लेकिन ये सारे मेजर्स फेल हो गए, दीज मेजर्स प्रूव फ्यूटाइल, और इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी काफ़ी बढ़ती चली गई, एंड 1932 में 6 मिलियन तक बढ़ गई अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो जो भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, ये रिपब्लिक गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे कि रिपब्लिक गवर्नमेंट सही एक्शन नहीं ले रही, सही मेजर्स नहीं ले रही है उनके लिए। इसकी वजह से ये वर्किंग क्लास का सपोर्ट चला गया रिपब्लिक के गवर्नमेंट के पास, जो पहले ही सपोर्ट नहीं था वो और ज़्यादा चला गया। जो पहले थोड़े बहुत लोग थे उनका भी सपोर्ट चला गया। अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट फैल गई गवर्नमेंट के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए, और कई सारे जर्मन्स ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, कुछ ने हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट ज्वाइन कर ली। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि 1933 में नाजी पार्टी केम इनटू पावर और अडोल्फ हिटलर बिकेम द लीडर। अब ये जो नाजी पार्टी आई 1933 के इलेक्शन जीत करके, इसने सबसे पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर था वो था अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए मेजर्स लिए, एंड दे फाइनली सक्सीडेड इन दिस। तो 1932 में वीमर रिपब्लिक ऑन द वर्ज कोलैप्स होने के वर्ज तक पहुंच गई थी। 1933 में फिर इलेक्शंस हुए और सबसे पहला मेजर जो लिया वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करी जाए, एंड फाइनली सक्सेस मिल गई हिटलर को, एंड हिटलर की नाजी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को थ्रू हिज आर्मामेंट प्रोजेक्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन जर्मनी। तो आप देख सकते हैं कि जहां यूएसए में 10 साल चल रहा ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट, वॉल स्ट्रीट क्रैश का इम्पैक्ट 10 साल तक रहा, वहीं जर्मनी में ये 3-4 साल से ज़्यादा नहीं चला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।